नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से चौधरी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सबसे क्षमा याचना चाहता हूँ। कारण स्वास्थ्य प्रतिकूल होने के कारण लगभग बीच में 4-5 दिनों से आपकी कक्षा संचालित नहीं कर पाया। शायद मेरी ध्वनि से भी प्रतीत हो रहा हो कि मेरा स्वास्थ्य प्रतिकूल था, लेकिन आज थोड़ा ठीक महसूस कर रहा हूँ, जिस कारण से आपकी कक्षा संचालित कर रहा हूँ। तो दोस्तों, हम आगामी सीटेट दिसंबर 2024 से की तैयारी ज़ोर शोर से हमने शुरू कर दी है। इस तैयारी में आज हम 9वें चैप्टर पर कैसे आप सभी के सहयोग से पहुंच गए, ये मुझे स्वयं भी पता नहीं चला। और आप सभी इस चीज़ से अवगत हैं कि मैं प्रत्येक दिन स्वयं के बनाए नोट्स से ही कक्षा संचालित करता हूं। किताब में बहुत कुछ लिखा है, उसमें आप उलझ सकते हैं। इसीलिए कम समय में कारगर तरीके से तैयारी करने के लिए मैं खुद के नोट्स से पढ़ाता हूं। ये वही नोट्स हैं जिन नोट्स को मैंने अपनी तैयारी के दौरान बनाया था और इन्हें पढ़ करके मैंने 150 में से 120 अंक प्राप्त किया था। तो यदि आपको भी मेरे ये नोट्स चाहिए कम समय में, आप भी एसएसटी जैसे बोरियत सब्जेक्ट यदि कह ले तो कोई इसमें बुराई नहीं होगी। इसको अगर आप अच्छे तरीके से इस पर कमांड पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, चैप्टर 9 कहता है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री के बारे में थोड़ा सा इतिहास में हमें ये जानने को मिलेगा। सबसे पहले दक्षिण भारत क्यों प्रसिद्ध था, इसकी बात करते हैं दोस्तों। कुछ विशिष्ट कारण थे जिसके कारण दक्षिण भारत प्रसिद्ध माना गया। सबसे पहला कि दक्षिण भारत सोना, मसाला, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। चूँकि ये प्रश्न एज इट इज़ ऐसा ही कई बार सीटेट ने पूछा है कि निम्न में से किन कारणों से दक्षिण भारत प्रसिद्ध था, उसमें 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलता है। इसीलिए इस चैप्टर का सबसे मुख्य बिंदु यही था। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में काले सोने के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, आप इसको बिल्कुल रिमार्क कर लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट में, क्योंकि ये प्रश्न ना कई बार आ चुका है कि इतिहास में काला सोना किसे कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो काली मिर्च को कहते हैं, और दूसरा काले सोना का नाम काली मिर्च को किस साम्राज्य में दिया गया, तो वो रोमन साम्राज्य में दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं। दक्षिण भारत में अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। चूँकि रोमन के सिक्के मिले हैं दक्षिण भारत में, तो इसका मतलब ऑब्वियसली है कि रोम के साथ व्यापार अच्छा था। वहाँ पर जो है नदी के मार्ग से बहुत सारे सामानों का आयात निर्यात हुआ करता था, जिससे पैसों का भी आयात निर्यात हुआ करता था। इसीलिए वहाँ पर जो है सोने के सिक्के अधिक मिले हैं। अब मुखियाओं के बारे में जानते हैं कुछ इतिहास में। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। संगम कविता के बारे में आप पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में देख चुके हैं। यदि नहीं देखा तो पिछले वीडियो को पहले देखें, 8वें चैप्टर को, जहां संगम कविताओं के बारे में, जहां मदुरई में जो कवि सम्मेलन होता था, उन कवियों की जो रचनाएँ होती थी उनका जो संकलन है उसी को संगम साहित्य कहा गया है। तो उसमें मूवेंदार की चर्चा मिलती है। मूवेंदार कौन थे, तो मूवेंदार शब्द एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है 3 मुखिया। दोस्तों, ये भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में रिमार्क कर लीजिए, कारण ये प्रश्न कई बार सीटेट ने एज इट इज़ ही पूछा है, मूवेंदार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, मूवेंदार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है 3 राजा। मूवेंदार शब्द का प्रयोग किन 3 राजाओं के लिए किया जाता था, तो वो थे चोल, वो थे चेर और वो थे पांड्य। इन तीनों राजाओं के लिए जो है मूवेंदार शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। चोल, चेर तथा पांड्य करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। चोल का पत्तन पुहार या कावेरी पट्टनम तथा पांड्यों की राजधानी मदुरई बहुत महत्वपूर्ण था। पत्तन कहें तो दोस्तों, जहाँ पर हवाई जहाज़ वगैरह रुका करती थे उसे पतन कहते हैं। तो वो पुहार और कावेरी पट्टनम कह लीजिए, पुहार कहिए या कावेरी पट्टनम कहिए, उसी का नाम था। और पांड्यों की राजधानी महत्वपूर्ण कौन सी थी, मदुरई। चूँकि इन चोल, चेर, पांड्य इन तीनों के 2-2 सत्ता केंद्र महत्वपूर्ण थे, तो टोटल 6 सत्ता केंद्र हुए। इन 6 सत्ता केंद्र में से 2 सत्ता केंद्र बहुत महत्वपूर्ण माने गए, उसकी चर्चा यहाँ की गई है। पहला कावेरी पट्टनम और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। तो मदुरई किसकी राजधानी थी, तो पांड्यों की। ये प्रश्न भी याद रखिएगा।
ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहार की मांग करते थे। और दोस्तों ये लोग क्या करते थे कि जो मुखिया लोग हैं, जैसे पीछे आपने पढ़ा शासक जो हैं वो कर वगैरह इकट्ठा करते थे, लेकिन ये नहीं, ये उपहार में क्या, तो उपहार में जैसे कि उस राह से जो व्यापार कर रहे हैं तो जो कुछ सामान है वो सामान उपहार के रूप में मान लीजिए वो ले लेते थे। अच्छा, कभी कभी चोलचर पांडे जो है घुड़सवार पर कर वसूलने भी निकल जाते थे, और वो जो पैसा वगैरह लाते थे वो रिश्तेदारों में, अपने राज्यों में शासकों के बीच जो है बांट दिया करते थे। इसके 200 वर्षों बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा। कब बढ़ा? 200 वर्षों बाद। कहाँ बढ़ा? दक्षिण भारत में बढ़ा, पश्चिम भारत में बढ़ा। सातवाहन का प्रकोप कहाँ बढ़ा? पश्चिम भारत में। अब सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। ये प्रश्न 6 से 7 बार सीटेट पूछ चुका है, याद रख लीजिएगा कि सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी था। सातकर्णी के बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। तो ये प्रश्न भी पूछता है कि सातकर्णी की माता कौन थी, तो गौतमी बलश्री थी। वह और सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। वह कौन? तो सातकर्णी और सातवाहन के जो और शासक दक्षिणापथ के, वो क्या कहलाते थे? स्वामी कहलाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर। दक्षिण यानी दक्षिण ही होता है, और पथ यानी रास्ता, वे पथ जो दक्षिण की ओर जाए सीधा। रेशम मार्ग की कहानी जानिए, जिसको सिल्क रूट कहते हैं। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। ये अब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट दोस्तों, जिस पर मैं घेरा लगा रहा हूँ ना, इसको बहुत सावधानी से आपको ध्यान में रखना है, पढ़ना है, क्योंकि ये सब मैं जो पेपर जो 2011 से 23 तक एनालाइज किया हूँ ना, उसके आधार पर ये बिंदु मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है चीन में 7000 साल पहले रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार हुआ था। लेकिन दोस्तों चीन ने इसे कई वर्षों तक गुप्त रखा। उसने बाकियों को नहीं बताया कि कैसे हम जो है रेशम बना रहे हैं, उसने इस टेक्निक को गुप्त ही रखा था। लेकिन करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन आ गया, और सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। वेरी इंपॉर्टेंट, सिल्क रूट पर सबसे अधिक किसकी निगरानी थी, सबसे अधिक नियंत्रण किस शासक का था, तो वो थे कुषाण। दोस्तों ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कुषाण एक प्रसिद्ध शासक, आइए थोड़ा सा कुषाण के बारे में और जाने। ये तो आपने जान लिया कि कुषाण सिल्क रूट पर नियंत्रण रखते थे, और क्या क्या खासियत थी। तो कुषाणों की पेशावर और मथुरा 2 शक्तिशाली केंद्र थे। कौन कौन से शक्तिशाली केंद्र थे, तो मथुरा और पेशावर। तक्षशिला भी कुषाणों के राज्य का ही हिस्सा था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कुषाण थे। वेरी इंपॉर्टेंट, इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे? कुषाण थे। चलिए आगे चलते हैं। कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। कौन था सबसे प्रसिद्ध राजा? कनिष्क। किसका? कुषाण का। कनिष्क ने करीब 1900 साल पहले शासन किया, और कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, और बुद्ध चरित ग्रंथ के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये प्रश्न 3-4 बार आया है कि कनिष्क के दरबारी कवि कौन थे, तो वो थे आपके अश्वघोष। या फिर ऐसे उलट करके प्रश्न पूछ दिया है कि बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है, तो भी अश्वघोष, या बुद्ध चरित ग्रंथ के रचनाकार अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे, तो राजा कनिष्क के। तो राजा कनिष्क के बारे में जितने बिंदु हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिएगा। 2-3 प्रश्न राजा कनिष्क से संबंधित पूछता है, और 1-2 प्रश्न चोल, चेर और पांड्य से संबंधित पूछता है। बौद्ध धर्म का प्रसार के बारे में जानते हैं। लगभग 1900 साल पहले बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ। तो महायान क्या था, तो महायान में बुद्ध की उपस्थिति मात्र कुछ संकेतों के द्वारा दर्शाई जाती थी। जैसे कि मान लीजिए उनकी निर्वाण प्राप्ति जो है पीपल के पेड़ के नीचे हुआ। उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे। तो पीपल के पेड़ के संकेत से दर्शाया जाता है गौतम बुद्ध को, है ना। तो वो महायान था। महायान में किसी मूर्ति वगैरह की पूजा नहीं की जाती थी। इसमें बुद्ध की उपस्थिति मात्र कुछ संकेतों द्वारा दर्शाई जाती थी। दूसरा परिवर्तन दोस्तों था, वो था बोधिसत्व। अब बोधिसत्व क्या है? बोधि यानी बोध, सत्व जिसने कर लिया। तो बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास में ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने
और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे, लोगों को भी अच्छी राह दिखाने लगे, समाज में रहने लगे और साधना ध्यान न करके लोगों को ज्ञान देने लगे, वो बोधिसत्व। ये दो परिवर्तन है, एक महायान और एक बोधिसत्व। महायान में मूर्ति पूजा नहीं थी, मात्र संकेतों को दर्शाया जाता था, याद रखिएगा। अगला है चीनी बौद्ध तीर्थयात्री। कुछ तीर्थयात्री थे चीन के, जो बुद्ध के गौतम बुद्ध के कुछ मठों को, प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए, कुछ खोजबीन, कुछ पांडुलिपि, कुछ अभिलेख को यहाँ से ले जाने के लिए आए। जानते हैं उनके बारे में। चीनी तीर्थयात्री जो भारत आए उनमें से करीब 1600 साल पहले फाशियन, 1400 साल पहले श्वेनसांग तथा 50 साल पहले त्सिंग भारत आए। दोस्तों ये तीन नाम आप रट लीजिए। आप जब तक इतिहास पढ़ते रहेंगे कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक, आप बार बार लगभग हर दूसरे तीसरे चैप्टर में जो है फाशियन, वैनसांग और त्सिंग के बारे में पढ़ते रहेंगे। ये मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन तीनों का नाम रट लीजिए। ये तीर बार बार आएंगे, परेशान करेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण यात्री थे। इसलिए क्योंकि यात्री तो बहुत आए, लेकिन ये तीन महत्वपूर्ण यात्री थे जो बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ दे करके गए और यहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ ले करके भी गए, है ना। बहुत महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया। तो ये आपको सीटेट पूछता भी इनके बारे में है। तो 1600 साल पहले कौन आया? फाशियन, 1400 साल पहले श्वेनसांग और 50 साल पहले त्सिंग। ये सभी भारत में बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और मठों को देखने आए थे। देख लीजिए, ये बात मैं पहले ही कह दिया था। श्वेनसांग में संस्कृत के पांडुलिपियों का चीनी में अनुवाद किया। ये लोग जो कुछ पांडुलिपियाँ लेकर के जा रहे थे, तो जहाज़ पलटने के कारण कुछ जो है खो गया समुद्र में ही, लेकिन कुछ जो बचे उसमें से कुछ संस्कृत की पांडुलिपियाँ था उसको चीनी भाषा में जो है श्वेनसांग ने अनुवाद किया। ये लोग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में भी गए, तो वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के जो दरबारी थे वो एंट्री, इन लोगों ने अपने अभिलेख में लिखा है कि वे लोग एंट्री देते टाइम ही कठिन कठिन सवाल पूछते थे। यानी कि वो दरबारी इतने विद्वान थे। ये लोग लिखते हैं कि जब दरबारी जिस विश्वविद्यालय कितना विद्वान था, तो अंदर के छात्र और प्रोफेसर्स कितने विद्वान होंगे, अनुमान लगाइए। दरबारी के प्रश्नों का जो है वहाँ के टूरिस्ट जवाब नहीं दे पाते थे। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो अंदर आपको जाने नहीं दिया जाएगा। इस समय शिव, विष्णु तथा दुर्गा जैसे देवी देवता काफ़ी पूजनीय थे। जी हाँ दोस्तों, इन जो ये 1900-2300 साल पहले जो देवी दुर्गा और फिर विष्णु और शिव इत्यादियों को जो है ज़्यादा महत्व दिया जाता था, ये अधिक पूजनीय थे। तो दोस्तों चैप्टर 9 समाप्त होता है यहीं पर। 2 और चैप्टर शेष बचे हैं और क्लास 6 की हिस्ट्री संपूर्ण हो जाएगी। यदि आप नोट्स चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यही नोट्स मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।